नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का नव्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं एम्फैटिक यूज़ ऑफ डू डज एंड डिड। ये आज का हमारा टाइटल है और ये एक ऐसा इंग्लिश चैप्टर है जो इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ स्पोकन में भी बेहतरीन तरीके से यूज किया जाता है। और हमने जैसा कि आपको पता है शुरू से एक ही प्रॉमिस किया है कि हम जो भी आपके सामने इंग्लिश चैप्टर रखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी ख़ास बात होगी कि वो यूनिक होगा और एक्सक्लूसिव होगा। बस वही कोशिश हम शुरू से करते आ रहे हैं। हमने आज तक जितने भी चैप्टर आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं उनको एक्सक्लूसिव बनाने की कोशिश की है। तो आज भी हम वही प्रयास कर रहे हैं और मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ आज के इस लर्निंग एक्नॉलेजमेंट्स चैप्टर को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज आप डू डज और डिड का एक बेहतरीन यूज़ देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह से इसका एम्फैटिक यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का टाइटल है एम्फैटिक यूज़ ऑफ डू डज डिड। जैसा कि आप सभी को पता है आज तक हम टेंस के दौरान हमने डू डज और डिड का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किया था। लेकिन आज हम जो डू डज का प्रयोग करने जा रहे हैं या डिड का प्रयोग करने जा रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि एम्फैटिक होगा। एम्फैटिक का मतलब होता है कि हम ऐसे कोई भी काम या क्रिया या एक्शन जो भी करते हैं उसको हम श्योर या डेफिनेट बनाने के लिए या सर्टेन बनाने के लिए हम डू डज डिड का प्रयोग करेंगे, और जिसके माध्यम से आपका सेंटेंस एम्फैटिक बन जाएगा और यूज़फुल बन जाएगा। तो ये चैप्टर क्या है, हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको मैं आपके सामने डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके हिंदी मीन्स के बारे में कि एम्फैटिक का हिंदी मीन क्या होता है। एम्फैटिक का हिंदी मीन होता है जोरदार, जोर या तो। ये एक ऐसे शब्द हैं जो किसी भी एक्शन को, किसी भी एक्ट को ये इम्पोर्टेंट बना देते हैं और उसको श्योरिटी के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम इसके यूजेस के बारे में देखते हैं कि हम एम्फैटिक का यूज कैसे करते हैं। तो आपको समझना है कि एम्फैटिक एडजेक्टिव के तौर पे होता है, ये एक विशेषण के तौर पे होता है, हम इसे सेंटेंस में विशेषण के तौर पे यूज में लेते हैं। दूसरी चीज़, हम इसका प्रयोग किसी भी एक्शन या किसी भी कार्य को एम्फैटिक बनाने के लिए करते हैं। हालांकि मैंने एम्फैटिक के बारे में शुरू में बता दिया था। एम्फैटिक का मतलब होता है किसी भी काम को अवश्य या पक्का तौर पे करने के लिए हम जो फीलिंग्स और जो हम इमोशन डालते हैं उस चीज़ के लिए हम एम्फैटिक का प्रयोग करते हैं, और उसके लिए जो वर्ड हम यहाँ पे यूज़ में ले रहे हैं वो है डू डज और डिड। तो इसका मतलब यह है कि हमें किसी भी कार्य को एम्फैटिक बनाना है तो उसके लिए हमारे को थर्ड नियम के अकॉर्डिंग, थर्ड यूजेस के अकॉर्डिंग डू डज और डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद चौथा जो इसका प्रयोग है वो यह है कि डू डज डिड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में एक्शन को अफेक्टिव और एम्फैटिक बनाने के लिए हम उसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले करते हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई सा भी सेंटेंस हो, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, उसमें हम मेन वर्ब से पहले हम एम्फैटिक हम यहाँ पे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। कौन सा वर्ड होगा? डू डज और डिड। ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मेन वर्ब के पहले यूज किया जाएगा। ये चार ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पूरा एक्नॉलेज होना चाहिए। कौन सी चीजें हैं कि ये एडजेक्टिव के तौर पे होगा, ये एम्फैटिक बनाने के लिए होगा, और एम्फैटिक के तौर पे हम डू डज डिड का प्रयोग करेंगे। और एम्फैटिक का मतलब होता है डू डज डिड, यानी इसका प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब से पहले रखेंगे। तो ये थी बेसिक चीजें। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एम्फैटिक बनाने से फ़ायदा क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका फ़ायदा क्या होगा जब भी हम एम्फैटिक बनाएंगे। तो देखिए, इसका फ़ायदा होता है कि जब भी आप एम्फैटिक बना देते हो तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसमें जो भी एक्ट है, एक्शन है, वो इतने ज़रूरी हो जाते हैं, इतने आवश्यक हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा माना जाता है कि वो होना है, वो होके रहेगा। ये इस तरह की फीलिंग, इमोशन ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं। तो हम आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रख रहे हैं जिनके द्वारा आप एम्फैटिक यूज़ विद डू डज डिड को समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूं। देखिए, ही डज राइट ए लेटर। देख रहे हैं ना, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, और इसमें आप देख रहे हैं कि मेन वर्ब से पहले हमने यहाँ पे
हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डच का प्रयोग किया। नहीं, गलत समझ रहे हैं आप, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे डच, ये है एम्फैटिक यूज, ठीक है ना। किसका? यहाँ पे डच का रूप, है ना। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू डू फॉलो मी। अब ये फॉलो ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले हम यहाँ पे डू का प्रयोग कर रहे हैं। ही डिड स्पीक इंग्लिश, यहाँ स्पीक के पहले डिड का प्रयोग हुआ। डू के बाद हेल्प, इंपेरेटिव सेंटेंस, डू हेल्प द पुअर। दे डू हैव बॉल्स। अब आप इनमें सब में देख रहे हैं कि हमने मेन रूप से पहले डू का, डच का, डिड का प्रयोग किया। अब कैसे हो सकता है? आपने तो रूल्स क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हो चाहे पास्ट सिंपल हो, हम पॉजिटिव में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो हो रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वहाँ हम डू डच डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं करेंगे। हम इनका प्रयोग सेंटेंस में किसी भी एक्शन या एक्ट को एम्फैटिक बनाने के लिए कर रहे हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करने के लिए। तो ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है कि यहां इस चैप्टर में डू डच और डिड का प्रयोग किसी भी एक्शन को एम्फैटिक बनाने के लिए किया जा रहा है। अब आप इसको आप इन एग्जाम्पल को हिंदी के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा था, ही डच राइट ए लेटर। ओके, वह अवश्य जरूर पत्र लिखता है, वह पक्का पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता तो है, मतलब इनमें श्योरिटी आ रही है, इनमें सर्टेनिटी आ रही है कि आप सर्टेनली उसको मतलब एक्शन को कर रहे हो, किसी भी एक्ट को कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है, डेफिनेटली ये है कि यहाँ इसमें एम्फैटिक के रोल पे हमने जो डच का प्रयोग किया, यहाँ ये सेंटेंस में एक्ट को 100% श्योरिटी के साथ में कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू डू फॉलो मी, आप मेरा पीछा करते हो। नहीं, आप पक्का मेरा पीछा करते हो, मुझे 100% पूरा विश्वास है, मैं श्योर हूं, मैं कंफर्म्ड हूं कि आप मेरा पीछा पक्का करते हो। आप मेरा पीछा तो करते ही हो, तो आ रहा है, ठीक है ना। ही डिड स्पीक इंग्लिश, वह पक्का इंग्लिश बोलता था, पक्का अवश्य इंग्लिश बोलता था, ठीक है, वो जरूर इंग्लिश बोलता था, वह इंग्लिश बोलता तो था ही, बोलता तो था। मतलब ये है कि आप यहाँ पे इंग्लिश बोलने के बारे में डिटरमाइंड है, श्योर है, इसीलिए यहाँ पे आप डिड का प्रयोग कर रहे हैं एम्फैटिक के तौर पे। आगे देखिए, डू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। नहीं, पक्का गरीबों की मदद करो, डेफिनेटली करो उसको, इसके लिए तो हमने डू का प्रयोग किया है। दे डू हैव बॉल्स, उनके पास पक्का जरूर बॉल है, गेंद है, उनके पास बॉल तो है, गेंद तो है। इसका मतलब आप डिटरमाइंड हो, आपको पूरा 100% ट्रस्ट है कि एक्ट हो रहा है, एक्ट है, एक्शन है। इसका मतलब आप यहाँ पे डू डच डिड का प्रयोग प्रॉपरली कर रहे हैं एम्फैटिक बनाने के लिए। ये तो कुछ एग्जाम्पल थे, और मुझे जहाँ तक लगता है आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तो अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे रूल्स रखता हूँ जिनके द्वारा आप इजीली इस कंसेप्ट को समझने में एबल होंगे। ओके, तो स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले देखिए पहला रूल, फर्स्ट रूल देखिए। पहला नियम है, अगर कोई वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो तो उसकी मेन रूप से पहले हम करते हैं डू और डच का प्रयोग, ठीक है ना। केवल डू और डच, ना कि डिड का प्रयोग, ध्यान रखना, क्योंकि सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है तो हम मेन रूप से पहले डू डच का प्रयोग करेंगे, और वो भी कैसे करेंगे? सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन है कि बहुवचन है। अगर एक वचन है तो डच और बहुवचन है तो डू। अब एग्जाम्पल देखिए कैसे। जैसे अगर एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम करेंगे डच का प्रयोग। जैसे वह खाना तो बनाती है, वह खाना तो पक्का बनाती है, पक्का जरूर अवश्य खाना बनाती है, हम डिटरमाइंड हैं। तो सी डच ईट फूड, हमने ईट के पहले यहाँ पे डच का प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एम्फैटिक है, एम्फैटिक। क्योंकि एक वचन था तो हमने डच का प्रयोग कर दिया। अब देखिए बहुवचन, अगर मान लो आपका सब्जेक्ट बहुवचन हो यानी कि प्लूरल हो तो हम डू का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? हम फिल्म तो देखते हैं, हम फिल्म पक्का देखते हैं, जरूर देखते हैं। वी डू लुक मूवी, लुक के पहले डू का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान देना, ये यहाँ पर एम्फैटिक है। तो पहला कंसेप्ट क्लियर।
कौन सा कंसेप्ट था कि अगर सेंटेंस यानी कि कोई भी वाक्य अगर आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो आपको वहां मेन वर्ब से पहले हमें डू डज का प्रयोग करना है। और हमने कहा किया, ईट के पहले डच और लुक के पहले डू, यानी कि मेन वर्ब के पहले हमने डू डच का प्रयोग किया एम्फेटिक बनाने के लिए, और वो भी सब्जेक्ट के नंबर्स को देखकर, एक वचन बहुवचन को देखकर। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे रूल्स की तरफ। दूसरा रूल है कि अगर कोई वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का हो, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो, तो भी हम क्या करते हैं, मेन वर्ब से पहले डिड का प्रयोग करते हैं। अब हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस कौन सा होने जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस का। समझ रहे ना मेरी बात को? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि डू डज का प्रयोग तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने सच ही तो बोला, ही तो, मैंने सच अवश्य बोला, मैंने सच पक्का बोला, ठीक है ना, ओके। उसने पक्का सच छिपाया, पक्का, उसने सच तो छिपाया, सच तो छिपाया, इसका मतलब डेटरमाइंड, हम श्योर हैं, कंफर्म्ड हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिड का प्रयोग करेंगे। अब डिड क्यों करेंगे, क्योंकि पीछे या ये ही आ गया, इसका मतलब पास्ट सिंपल, या ला बोला, आ की ध्वनि आ रही है लास्ट में एट द लेटर, ओके। तो इसका मतलब ये है ना कि ये सारे सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस पास्ट सिंपल के हैं, और पास्ट सिंपल के हैं तो हम यहाँ पे डिड का प्रयोग करेंगे, और वो भी मेन वर्ब से पहले। अब देखिए कैसे, कि आई डिड स्पीक ट्रू, यानी कि स्पीक के पहले डिड, और ही डिड हाइड ट्रू, ही डिड हाइड ट्रू, यानी कि हाइड के पहले डिड का प्रयोग। तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपके एम्फेटिक रोल है यहाँ पे, ओके। अब आगे देखिए, तीसरा नियम वो क्या है, वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस की बनावट यानी उसका स्ट्रक्चर इस सारणी के अकॉर्डिंग हो, जो यहाँ बिलो द सारणी दी हुई है, नीचे एक सारणी दी हुई है, अगर उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको दिया गया हो तो आप उसे कैसे चेंज करेंगे। अगर सब्जेक्ट के साथ हेज दिया हुआ हो तो आपको उसे क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है डच, उसके बाद हेव लगाना है। अगर हेज हेव हेड आ जाए तो आपको उसे हेव में चेंज करना है, वो तो रहना ही, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हेव तो पीछे आएगा, लेकिन उसके पहले क्या लगाना है, हेज की जगह लगाना है डच, हेव की जगह लगाना है डू, और हेड की जगह लगाना है डिड। ये आपको समझना है। क्यों समझना है, हेज एक वचन है तो हमने लगा दिया डच, हेव यहाँ बहुवचन है तो हमने लगा दिया डू, और हेड ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है तो हमने डिड लगा दिया, क्योंकि डिड भी ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। बस इतना सा चेंज करना है, हेज की जगह डच, हेव की जगह डू, और हेड की जगह डिड, बाकी हेव तो लास्ट में आना ही आना है। अब आप एग्जाम्पल देखिए कि ही डच हैव मनी, उसके पास पक्का पैसे हैं, पक्का, उसके पास पैसे तो है, पैसे तो है। ही डच हैव मनी, हमने डच का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि डच यहाँ पे ही का मतलब एक वचन है, और एक वचन के साथ में डच का प्रयोग करते हैं। और हेव क्यों आया, अब देखिए आप, क्योंकि हेव लास्ट में लगाते हैं, ठीक है ना, तो डच के साथ हेव आएगा। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा सेंटेंस, उनके पास किताबें तो है, किताबें उनके पास, यानी कि दे हैव बुक्स, दे हैव बुक्स, तो हम यहां देखेंगे डू का प्रयोग करेंगे, क्यों, डू है बहुवचन, ओके, बहुवचन के साथ में हम डू का प्रयोग करेंगे। अब आपको देखना है कि उनके पास किताबें तो है, दे डू हैव बुक्स, उनके पास किताबें पक्का है, श्योरिटी है इस बात की, श्योरिटी है तो श्योरिटी को हमारे को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, और हम उसको अगर डिस्क्लोजर करते हैं तो हमें डू का प्रयोग करना पड़ेगा। मेरे पास माँ तो थी, के पास थी का मतलब हम यहाँ पे हेड की जगह डिड हैव का प्रयोग करेंगे, ओके। तो हमने क्या किया, आई डिड हैव मदर, हैव तो लास्ट में आना ही आना है, हमने डिड का प्रयोग किया क्योंकि ये आपके हेड को चेंज कर रहा था, तो हेड को हमने चेंज किया डिड हैव के अंदर, और डू हैव को हमने रिप्लेस किया था हैव की जगह, और यहाँ पे आगे लिखा डच है, उसको चेंज किया था हमने हेज की जगह। तो इस तरह से ये आपके सेंटेंस थे जो हमने बनाने की कोशिश की। अब देखें लास्ट एंड फाइनल रूल्स, अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव हो तो उसकी मेन वर्ब से पहले हम केवल डू का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म जो होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म होती है सिंगुलर की, जिसे हम कहते हैं डज और डिड, उसका प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। जब भी आपका सेंटेंस इंपेरेटिव होगा, आदेशात्मक होगा, तो आपको हमेशा डू का प्रयोग करना है। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, बाहर तो जाओ,
बाहर तो जाओ यानी कि इंपेरेटिव है, और बीच में आ गया तो क्या लगाएंगे, डू गो आउट, हमने डू लगा दिया पहले स्थान पे। घर पर तो पढ़ो, घर पर तो पढ़ो, डू स्टडी एट होम। बाजार से सब्जी तो लाओ, डू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस थे, और इंपेरेटिव सेंटेंस में हम पहले स्थान पे डू का प्रयोग करते हैं, वो भी मेन वर्ब से पहले, जो हमने यहाँ पे किया। तो अगर ये आपको 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए, जो 4 रूल्स है, अगर वो आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गए, तो आप डू डज और डिड का प्रयोग एम्फेटिक के तौर पे करना सीख जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आया तो आप प्लीज़ इसको ग्रामर के साथ साथ स्पीकिंग के अंदर भी यूज में लें, ताकि आपकी इंग्लिश अफेक्टिव हो जाए और फ्लुएंट हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।